और अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे यूएस के समर्थक अब ईरान से प्यार जता रहे हैं। सबसे पहले बात कतर की करेंगे। कतर ने दरअसल हॉर्मुज में टोल व्यवस्था का समर्थन कर दिया है। शंग्री-ला डायलॉग में कतर के उप प्रधानमंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में अस्थायी टोल व्यवस्था गलत नहीं है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए पैसों की आवश्यकता है। कतर ने इस बात को स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए कि वो अमेरिका का समर्थक है, ईरान का समर्थन कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में पावर सेंटर बनकर के बैठा हुआ है, अगर कोई इस स्थिति से उसे उबार सकता है तो वो सिर्फ एक देश है जिसका नाम ईरान है। हॉर्मुज में स्थायी टोल व्यवस्था के खिलाफ है कतर। यूएस ईरान के बीच में महत्वपूर्ण मध्यस्थ है कतर, आपको बता दें, और अभी कतर की राजधानी दोहा में ही ये मध्यस्थता की भी जा रही है। अब माना यह जा रहा है कि जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज की ताकत का एहसास हो गया और अब वो इस कमाई वाली जगह को छोड़ना भी नहीं चाहता और उसने टोल टैक्स की जगह पर्यावरण टैक्स के नाम पर वसूली का प्लान भी बना लिया है। इसके अलावा ईरान ने बाकायदा एक संस्था भी बना दी है जो कि हॉर्मुज का मैनेजमेंट देखेगी। अब इस संस्था के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हॉर्मुज की जो व्यवस्था है उसे देखने के लिए ईरान की तरफ से नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम है PGSA, यानी कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। IRGC नेवी के साथ मिलकर के ये काम करेगी। PGSA संस्था हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों से इजाजत भी देगी और उनसे टोल भी लेगी। PGSA से इजाजत लेनी होगी, फीस भी देनी होगी, जहाज और क्रू सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, जहाज पर जो भी सामान लेकर के जा रहे हैं, जो भी रूट मैप है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। अब ईरान की जो यूएस इजराइल को बड़ी चेतावनी है, दूसरी तरफ खबर यह है कि वो देखने को मिल रही है। ईरान ने यूएस और इजराइल को क्या चेतावनी दी है वो मैं आपको बताती हूँ। ईरानी संसद के अध्यक्ष बी गालिबाफ, उन्होंने धमकी दी है। लेबनान में इजरायली हमले रोकने के लिए कहा है और उन्होंने कहा कि अगर ये हमले नहीं रुकते हैं तो इजराइल पर एक्शन होगा। यूएस के साथ बातचीत की प्रक्रिया भी रोक देंगे। बी गालिबाफ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि लेबनान में जो हमले हो रहे हैं उसे रोक दो और अगर नहीं रोकोगे तो हम इजराइल पर हमले करेंगे और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो दोहा में बातचीत हो रही है उसे स्थगित कर देंगे। सो अलग खुले तौर पर धमकी दी गई है। ये बी गालिबाफ की तरफ से कहा गया है कि मैंने अपने भाई से बात की और स्पीकर ऑफ द लेबनीज पार्लियामेंट, अपना भाई उन्हें कहकर के वो संबोधित कर रहे हैं, मिस्टर नाबी बेरी, emphasize that if the crimes of the Zionist regime in Lebanon continue, उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने अपने, यानी कि वो खुद ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने लेबनान के संसद के स्पीकर से बात की है, मिस्टर नाबी बेरी उनका नाम है, और कहा है कि अगर ये सब कुछ लेबनान में कंटिन्यू रहता है तो हम जो बातचीत चल रही है उसके खिलाफ होंगे। इसके साथ साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि डिफेंस ऑफ द मदरलैंड लॉन्ग लिव, हालांकि उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं सीधे सीधे दी हैं कि लॉन्ग लिव द डिफेंस ऑफ द मदरलैंड, लॉन्ग लिव द ब्रदरहुड ऑफ द ईरानियन एंड लेबनानीज पीपल्स। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर आपके ऊपर हमले नहीं रुकेंगे तो हम भी अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है उसे आधे में ही छोड़ देंगे। उन्होंने दोनों ही देशों के ब्रदरहुड को भी इस दौरान याद दिलाया है। अब ये अमेरिका के लिए तो चेतावनी है, इजराइल के लिए भी चेतावनी है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुके तो दोनों देशों के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें बिगाड़ उत्पन्न हो सकता है। मैं एक और खबर आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। अब खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तरफ लेबनान को लेकर के धमकी चेतावनी आ रही है, दूसरी तरफ इराक में सैन्य अभ्यास से जुड़ी हुई जानकारियां आ रही हैं। इराक में अब सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका के एक सैनिक की मौत की खबर भी आ गई है इस दौरान, सैन्य अभ्यास के दौरान ये हुआ है। और वहीं ब्रिटेन के एक जवान की भी मौत की खबर आ रही है। तो सैन्य अभ्यास तो चल रहा है, लेकिन सैन्य अभ्यास के दौरान ये बड़ी बात सामने आई कि ट्रेनिंग के दौरान जवानों की मौत की खबर है और इसमें 2 जवानों की मौत की खबर सामने आई है। एक तरफ बी गालिबाफ अपने समकक्ष से लेबनान में बात करते हुए उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आपके ऊपर हमले नहीं रुकेंगे तो हम भी यूएस के साथ बातचीत की प्रक्रिया को रोक देंगे। ये ब्रदरहुड की बात है और इसी मुस्लिम ब्रदरहुड का वो दोहाई देकर के अरब वर्ल्ड में सभी देशों को एक साथ आने की अपील करते हुए भी नजर आते हैं। अब यही ब्रदरहुड वो लेबनान के लिए भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि इराक में जो सैन्य अभ्यास चल रहा है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन के एक जवान की मौत हो गई है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों की मौत की खबर सामने आई है। सभी राष्ट्र अपने आप को वापस से मजबूत करने की दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर फिर से युद्ध की स्थिति बनी, हालांकि इसे टालने का प्रयास जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हर देश तैयार रहना चाहता है, इसलिए ये सैन्य अभ्यास भी इस दौरान किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अपने पांव पसारने की हसरत पाल करके ट्रंप को जंग में जबरदस्त नुकसान हो गया है। करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। अमेरिका ने करोड़ों के संसाधन, सैन्य साजो सामान और जान गंवाई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हथियारों का खाली हुआ जखीरा भरने में अमेरिका को अरबों डॉलर की राशि और कई साल तक का वक्त लगेगा।
लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अमेरिका का दुनिया में और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में वर्चस्व कम हो गया है और अब ईरान मिडिल ईस्ट के किंग के रूप में उभर रहा है। अमेरिका ईरान के बीच जंग ईरान के लिए बेहद विनाशकारी रही। ईरान के जर्रे जर्रे पर अमेरिका और इजराइल की बारूदी दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हथियारों के भंडारों से लेकर करीबियों तक का साथ सभी कुछ अमेरिका से दूर होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने जंग के शुरुआत में ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य बेस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। थार्ड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए। खाड़ी में मित्र देशों की सुरक्षा में अपने सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम की तैनाती की। इजराइल में तो डेविड स्लिंग, थार्ड और पैट्रियट तैनात किए गए, लेकिन ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल्स ने अमेरिका की न केवल महंगी मिसाइलें बर्बाद की, बल्कि डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। जंग की शुरुआत में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर्स और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन ईरान टूटा नहीं। मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। अमेरिकी सैन्य बेस के साथ ही उसके सहयोगी देशों में जबरदस्त तबाही मचाई गई। जंग के दौरान अमेरिका का साथ पहले तो यूरोपीय देशों ने छोड़ा और फिर खाड़ी देश भी उससे दूर होते चले गए। खबरों के मुताबिक खाड़ी में मौजूद कई देशों ने तो अपने देश में मौजूद सैन्य बेसों का ईरान पर हमले में इस्तेमाल होने से ही मना कर दिया। बताया गया कि यूएई और इजराइल के संबंध युद्ध के दौरान काफी मजबूत हुए। खबरों में दावा किया गया कि इजराइल ने यूएई की सुरक्षा में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात किया और उसे इस्तेमाल करने के लिए अपने सैनिक भेजे। माना गया कि साल 2020 में हुए समझौते अब्राहम अकॉर्ड के बाद दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। अमेरिका ने खाड़ी देशों समेत कुछ और मुस्लिम देशों पर इजराइल से संबंध मजबूत करने का दबाव बनाया। इसके तहत देशों से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने को कहा गया, लेकिन कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सीज़फायर के दौरान अमेरिका को बड़ा झटका लगा जब सऊदी अरब के दबदबे वाली संगठन ओपेक से यूएई ने निकलने का ऐलान कर दिया। इस बीच खबर आई कि खाड़ी देशों ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड से पैसे निकाले, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका की इकोनॉमी में अपने निवेश को कम किया। कह सकते हैं कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खाड़ी में ईरान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और ये स्थिति अमेरिका के लिए कतई अच्छी नहीं है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने बेस बंद करने पड़ सकते हैं। यानी खाड़ी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी कम हो सकती है। ऐसे में चीन को खुला मैदान मिल सकता है। ईरान के कंधे पर सवार होकर चीन मिडिल ईस्ट में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है, बल्कि अपने पांव भी जमा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो आपने देखा कि किस तरीके से कतर ईरान के पाले में जाकर के खड़ा दिख रहा है, या यूं कह लीजिए कि अमेरिका के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताती हूं कि खाड़ी में मौजूद अमेरिका के साथी रहे और कौन कौन से देश हैं जिसके खिलाफ वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की, तो यूएस और सऊदी अरब के बीच में तेल उत्पादन को लेकर के तनाव है। सऊदी की जो चीन के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। युआन में तेल कारोबार करने पर विचार सऊदी अरब की तरफ से किया जा रहा है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा पेट्रो डॉलर के लिहाज से। जंग की शुरुआत में यूएस बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, सीधे तौर पर उसकी तरफ से मना कर दिया गया था। ये हालांकि शुरुआत में था। फिर बात करते हैं यूएई के भी चीन के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। खलीफा पोर्ट पर चीन का सैन्य अड्डा बनने की खबरें हैं और अमेरिका के दबाव में चीन के सैन्य अड्डे का काम रुका हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मिडिल ईस्ट में उसके अलावा किसी और देश का बेस बन जाए। यूएई ने चीन से L-15 फाइटर जेट खरीदा है। आपको याद होगा कि हमने आपको विस्फोट में बताया भी था कि यूएई वो राष्ट्र था जिसने ईरान की मदद की थी चीन से हथियार खरीदने में। ऐसे में वो अपने लिए तो हथियार खरीदेगा ही। सऊदी दबदबे वाले ओपेक से यूएई अलग हुआ और ये उनके लिए, अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका रहा। बात ओमान की करते हैं। हॉर्मुज में टोल लगाने के लिए ईरान और ओमान राजी हो गए। ईरान ने बाकायदा ओमान से इसके लिए बातचीत भी की थी और कहा था कि जो भी टोल से पैसा आएगा वो हम 50-50 करेंगे। ओमान ने हालांकि मना कर दिया, लेकिन कतर से लेकर के ओमान तक ये समर्थन जरूर कर रहे हैं कि हाँ, उसे पैसा लेना चाहिए। नेविगेशन की सुविधा और सुरक्षा के लिए फीस लेने का तर्क दिया गया और युद्ध के दौरान ओमान ने अमेरिका को कार्रवाई से भी रोका। ईरान पर हमलों के लिए जमीन और एयर स्पेस के प्रयोग से भी उसकी तरफ से रोका गया था। तो ये मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज अगर ईरान के साथ खड़ी है तो अमेरिका का वर्चस्व वैसे ही मिडिल ईस्ट में कम हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया, जो फिलहाल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा। अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन तबाह हो गए और उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। ट्रंप की साख कमजोर हुई और इन सब के बावजूद अमेरिका के टारगेट अधूरे रह गए, या यूं कह सकते हैं कि अमेरिका का यह प्रयास फेल साबित हो गया है। लेकिन ये फेल हुआ कैसे है, उसकी वजह के बारे में जरा जान लीजिए। सबसे पहली वजह यह है कि नेतृत्व का पतन हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई और खामनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत हो गया है। ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जो हुए उसमें युद्ध में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। अमेरिकी हमलों की वजह से ईरान ने हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले लिया और हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी शुरू की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।